हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज स्पेशल है, आज पूरे 100 क्वेश्चन है, यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट है आज। और आप देखने के बाद बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर माना किसी क्वेश्चन में लगता है कि इसका उत्तर ये हो सकता है तो तब भी आप चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और शुरू करते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे जो कल का क्वेश्चन था उसकी। अगर आप उत्तराखंड पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, माना कि अभी विज्ञप्ति नहीं आई है, लेकिन आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, अभी से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ना फिर भी वही है, उत्तराखंड वही है, हिंदी वही आनी है, उत्तराखंड तो फिर वही आनी, सब कुछ जीके में भी वही है। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो वीडियो के लिए अगर आप तैयारी करें दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कनिष्क सहायक। और ये तो फुल प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद आप कमेंट में जरूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये भी आप बताएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कल का क्वेश्चन था उसकी। कल का क्वेश्चन था कि किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। उसमें ऑप्शन थे हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, लीलाधर जगुड़ी और शैलेश मटियानी। और लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। शैलेश मटियानी को नहीं दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित नहीं किया गया है, तो साहित्य अकादमी को शैलेश मटियानी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। लगभग सभी ने इसका सही उत्तर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। जिनको साहित्य अकादमी दिया है, किसको नहीं मिला, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। तो आप बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड, उसके बाद जीके और अंत में देखेंगे हिंदी को। तो आप बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं रहेगा, जल्दी हम चलेंगे। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल या फिर चमोली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछा है तो पौड़ी, पौड़ी के बाद हो जाएगा नैनीताल, नैनीताल के बाद हो जाएगा उत्तरकाशी। अगर हमसे यहाँ पर पूछता कि सर्वाधिक वन प्रतिशत अगर किसका है तो नैनीताल करते हम, नैनीताल के बाद चंपावत, इस तरह से हम करते। पर यहाँ पर पूछा प्रतिशत की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा वन है तो नैनीताल और क्षेत्रफल पौड़ी करेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें आपको, और झीलें दी गई हैं और एक तरफ दिए गए उनके स्थान की कहाँ स्थित है करके। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप वीडियो वीडियो कनिष्क सहायक इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में मिलाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एसआई में तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि कूट वाले इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है वो। सूची 1 को सूची 2 से 7 ताल। तो 7 ताल की बात करें, 7 ताल कहाँ होगा? 7 ताल है नैनीताल में। तो 1 का 3। अब दोस्तों 1 का 3 हमको सिर्फ एक ही मतलब एक ही मिलाने से हमारा उत्तर आ गया कि 1 का 3 किस में? सिर्फ बी ऑप्शन में। तो हम आसानी से 1 नंबर हम इसमें हमारा पक्का हो गया। तो 7 ताल कहाँ है? तो नैनीताल में है। द्रोण ताल कहाँ है? तो काशीपुर में है। डोडी ताल 6 कोण वाला ताल है, उत्तरकाशी में है। बिरही ताल कहाँ है? चमोली पर है। बिरही ताल कहाँ पर है? चमोली में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। पर ये ऑप्शन तो आपको याद नहीं रखना कि ए का 3 है, बी का 1 है। ये ताल आपके मोह जबानी आपको याद होना चाहिए, उंगली पर आपको ये ताल याद होनी चाहिए। 7 ताल नैनीताल, द्रोण ताल काशीपुर, डोडी ताल उत्तरकाशी, डोडी ताल उत्तरकाशी और बिरही ताल चमोली। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगर आप दोस्तों इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं, खुद के मन में 5 सेकंड के भीतर आपके मन में उत्तर आ जाना चाहिए। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? यही वही क्वेश्चन लगभग न जाने कितने एग्जाम में इस तरह के बदल के पूछा जाता है। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? धौली गंगा, बिरही गंगा, पिंडर या फिर मंदाकिनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है, मंदाकिनी। मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में, पंचप्रयागों में चौथा प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में? ये भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सीधे आपको देखने को मिल सकता है। किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? शिवालिक में, वहाँ हिमालय में, आंतरिक हिमालय में, इन तीनों में बराबर। ये बराबर इधर को दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन अब दिख गया। किस हिमालय में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक में। तो शिवालिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। तो बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? अच्छा क्वेश्चन है। चारागाही मृदा, बालुई मिट्टी तो बिल्कुल नहीं, हल्की चिकनी कछारी मिट्टी या फिर भूरी, लाल और पीली मृदा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चाय की खेती के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे हम, भूरी, लाल और पीली मृदा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। अब आपने माना, जैसे आपको पता होगा कि सर्वाधिक जैसे हरिद्वार का है, तो आपने इस तरह से पढ़ा होगा, तो सॉरी मैंने उधम सिंह नगर लिख दिया। हरिद्वार का है तो हरिद्वार के बाद है देहरादून, देहरादून के बाद है
उधम सिंह नगर, उधम सिंह के बाद है नैनीताल। तो नैनीताल आता कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। तो इस तरह भी पूछ सकता है कि नैनीताल का स्थान कौन सा है, या फिर पौड़ी का कौन सा है, इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो इसके बाद आता है उसका नंबर पौड़ी का। तो ये बिल्कुल याद रखेगा, इसका क्षेत्र हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में नैनीताल का चौथा स्थान हम करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? अब आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये एनटी का जो एग्जाम हुआ था नायब तहसीलदार का, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं किया है, वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी? थारू, भोटिया, बोक्सा या फिर राजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोटिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका भी बिल्कुल सही, ऊपर वाले का भी सीधा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1921 में, यानी कि 13-14 जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली? पंचेश्वर, रामेश्वर, सोमेश्वर या फिर बागेश्वर। अब सभी ने स्वर लगा दिया है, पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बागेश्वर। बागेश्वर में 1921 में, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, कुली बेगार न देने की शपथ ली गई, रजिस्टर सारे बहा दिए गए। अगला क्वेश्चन है, जिस नदी पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, अब आपको बताना है कौन सा है वो। अलकनंदा है, धौलीगंगा है, भागीरथी है या फिर बिरी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा भागीरथी। कोटेश्वर बांध 1000 मेगावाट का है, ये टिहरी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछ लिया गया था, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ कहाँ स्थापित किया गया था? देहरादून, उधम सिंह नगर यूएस नगर में, और हरिद्वार में या फिर हल्द्वानी में। तो इसका सही उत्तर, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी चुना, आप बिल्कुल सही हैं। ये किया गया था हल्द्वानी में 1949 में, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और इससे ज़्यादा आप बिल्कुल याद रखेगा, क्या पता अगले एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल याद रखेगा। 1950 में, 1951 में, 1952 में, फिर 1953 में। तो लगातार हैं सन यहाँ पर, तो 1950 हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम ये पास किया गया था 1950 में। तो अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे याद रखें, क्या पता किसी एग्जाम में फिर रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? वैसे तो ये सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पर आपको सभी याद रखने, क्या पता, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे रिपीट हो जाते हैं। परिभाषा बदल देगा, बाकी कुछ नहीं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1964, 1969, 1972, 1982। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 में। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में, कुमाऊं मंडल 1854। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? 4, 3, 2 या फिर 1। माना यहाँ पर 13 भी रहता तब थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि अनुसूचित जनजाति और जनजाति, कई लोग तो ये नहीं समझ पाते जनजाति और जाति। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हो जाएंगे, कौन कौन से? एक तो चक्राता और एक नानकमत्ता। एससी के लिए 13 हैं, और यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। और ओबीसी के लिए 1 भी सीट नहीं है। इस तरह से प्रश्न बनता है कि ओबीसी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2, 13 और इस तरह से कुछ भी बन सकते हैं, 1 भी नहीं बनेगा एक ऑप्शन, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से भी प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल यानी कि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? बच्चों से और बुजुर्गों से, नारियों से या फिर परिवहन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये बच्चों से चला था उस टाइम। और अभी हाल ही में भी उत्तराखंड पुलिस ने चला रखा है, वो कौन सा एक है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को देखते होंगे, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया है, वो भी निश्चित रूप से एग्जाम में बनेगा, आने वाले एग्जाम में। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया? अब आपको सिंपली पता है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी देखिए, 346 दिया हुआ है, 376 दिया हुआ है, 386 दिया हुआ है, 356 दिया हुआ है। तो आपने बिल्कुल आसानी से पहचान लिया होगा। वही क्वेश्चन है, बस बाकी आपने पढ़ाई होगा। बाकी आयोग क्या करता है कि बदल बदल के आयोग प्रश्न पूछता है। तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 356। और उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन, ये भी कई बार एग्जाम में बन चुका है प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम निर्जाति समूह किसे माना जाता है? यहाँ पर पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। कोल, कुड़िंद, ये थोड़ा क्योंकि पेपर इंग्लिश में बनता है तो आप समझते होंगे कि थोड़ा इस तरह लिखा है। बनराजी, बनरावत, जंगल का राजा, हुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड का प्रथम निर्जाति समूह तो कोल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखिएगा, कोल। सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, टिहरी, देवलगढ़ या फिर चांदपुरगढ़ी। ये वैसे रहने को सभी राजधानी रही हैं, लेकिन इसका सही उत्तर
प्रथम पूछा है तो प्रथम करेंगे हम चांदपुर गढ़ी, क्योंकि यहीं आया था कनकपाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। बाकी श्रीनगर से हटाकर टिहरी सुदर्शन शाह ने, देवलगढ़ में अजय पाल ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला, ललिता प्रसाद नैथानी, श्रीदेव सुमन या फिर मुकुंदी लाल। तो मुकुंदी लाल ने तो तरुण कुमार ने कहा था, इसका सही उत्तर हो जाएगा विशंबर दत्त चंदोला, ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक। तो ऑप्शन नंबर ए सीधे सीधे बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? ये भी दोस्तों लगभग यहाँ से प्रश्न 8 से 10 बार बहुत बार पूछ लिया होगा, अलग अलग तरीके से, जरूरी नहीं कि इस तरह से किसी एग्जाम में पेशावर कांड के हीरो कौन थे, इस तरह से प्रश्न 1 नंबर के लिए कई बार इस तरह से बनाए। श्रीदेव सुमन, चंद्र सिंह गढ़वाली, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशावर कांड के नायक हीरो चंद्र सिंह गढ़वाली। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? अब यहाँ पर डेट भी नहीं पूछी है, पर आपको तो डेट के साथ पता है, जैसे 1947, 1949, 1950, 1965। तो ऑप्शन इस तरह के एग्जाम में दिए हुए हैं, तो आपको डेट भी पता है, तो बहुत अच्छी बात है। 1 अगस्त 1949 यूपी का संयुक्त प्रांत का 50वां जिला। तो टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय यहाँ पर पूछा है, तो 1949 करेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये जनसंख्या से प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अच्छा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 10वां, 15वां, 20वां या फिर 29वां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20वां, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, ये कूट वाला, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है और कथन बी है। कथन ये दिया है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। अगला कथन है कथन बी, पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। अब आपको बताने की क्या ए और बी दोनों सही हैं, दोनों गलत है, या फिर ए गलत है बी सही है? तो इनमें से आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोनों सही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, ये भी सही है। और पर्वतीय क्षेत्रों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, तो ये तो खैर आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? नदी जल विवाद और भाषा, प्राकृतिक संसाधन या फिर राज्यों का आकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार था, तो भाषा करेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? यजुवेंद्र शाह, शायद आपने नाम कोई इसमें तो सुना नहीं होगा, यजुवेंद्र शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह या फिर मान शाह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है, सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के प्रथम राजा, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी वर्ष? अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी वर्ष सन 1975 में, 78 में, 73 में या फिर 71 में? तो एक साथ 2 विश्वविद्यालय बने थे नवंबर 1973 में, ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1973 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है या फिर एशिया का प्रथम राष्ट्र? कई बार इस तरह से प्रश्न बना है, ये तो खैर हर जगह ही आता है ये प्रश्न। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट या फिर कान्हा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और हमारे राज्य का तो फिर है ही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ताल दिए हुए हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी, बेनी ताल चमोली, बांसुकी ताल रुद्रप्रयाग, देवरिया ताल टिहरी? तो डोडी ताल उत्तरकाशी है, बिल्कुल है। बेनी ताल चमोली है, ये भी सही है। बांसुकी ताल रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों में है, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग, तो ये भी सही करेंगे। देवरिया ताल ये टिहरी ना होकर के ये करेंगे हम रुद्रप्रयाग। तो यही हो जाएगा हमारा कौन सा गलत युग्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अब ये भी दोस्तों न मालूम कितनी बार, न जाने कितनी बार एग्जाम में प्रश्न बना होगा ये, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, किस नदी का उद्गम होता है? बस इस तरह के प्रश्न लगभग बहुत बार बन चुका है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़? इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल सही सोचा है, टिहरी में, ऑप्शन नंबर बी। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है अलकनंदा की, गोमती की, काली की या फिर शारदा की? तो पूर्वी धौलीगंगा पिथौरागढ़ में, तो गोमती तो ये हटा दीजिए क्योंकि बागेश्वर से, ये अलकनंदा ये तो दूर दूर की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली, शारदा दोनों, तो काली, ऑप्शन नंबर बी, काली।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? गोविंद राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री या फिर कार्बेट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजाजी। लेकिन ये परीक्षा वाणी में आपने देखा होगा 2015 है, तो ये पेपर में सीधे सीधे यही पूछा गया था, ये मैंने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन ये आयोग ने पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय पार्क। राजाजी राष्ट्रीय पार्क 2000 ये यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे राज्य का दूसरा है, पहला कार्बेट, दूसरा है राजाजी। अगला क्वेश्चन है कलियासैंण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? कलियासैंण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य, अगस्त मुनि और गुप्तकाशी के मध्य, ये तो रुद्रप्रयाग की, कोटद्वार और दुकड्डा के मध्य, पौड़ी की बात चलिए, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य कलियासैंण भूस्खलन क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल याद रखें। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? अब जिन्होंने मैप देखा है तो उनके लिए सही है, बाकी तो ये तुक्के लगाने वाली बात हो जाएगी। केदारनाथ, अब आप दो ऑप्शन तो ऐसे कर, आपको सबसे पता है कि पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है, तो बिनसर आ गया यहाँ पर, क्योंकि बिनसर पहले अल्मोड़ा में आएगा तो पिथौरागढ़, तो बिनसर दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए। अब बच गया 50-50, तो अस्कोट पिथौरागढ़ में है, बिनसर है, दोनों में अस्कोट पिथौरागढ़ में आएगा, बिनसर आएगा। अब पहले केदारनाथ है, नंदा देवी, तो पहले आएगा केदारनाथ, फिर नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा बिल्कुल सही। तो दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए, 50 में आप पहुंच गए, बाकी इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? अभी भी आया था, जो मार्च में एग्जाम हुआ था स्टेनो का, उसमें भी पूछा गया था, यहाँ भी आया है, न जाने ये भी बहुत बार बनता है प्रश्न। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी स्थित है दिल्ली, NTL, नैनीताल, मसूरी या फिर हैदराबाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूरी में। 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, 1 सितंबर 1959 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री NP नवानी, लेफ्टिनेंट जनरल GS नेगी, श्री AK दास या फिर लेफ्टिनेंट जनरल MC भंडारी? तो इसका सही उत्तर NP नवानी, क्योंकि आपने बाकी ऑप्शन के बारे में ज़्यादा आपने शायद सुना होगा नहीं सुना होगा, लेकिन NP नवानी आपने बिल्कुल पढ़ा है, ऑप्शन नंबर ए, NP नवानी UKPSC के प्रथम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन है? महिला राज्यपाल कौन है? कमला बेनीवाल, श्रीमती मृदुला सिन्हा, शीला दीक्षित अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, मार्गरेट अल्वा। अब आप देखिए खुद ही दोस्तों ऑप्शन, जब इस पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो और पेपर में भी इससे इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो मार्गरेट अल्वा, अभी जो वर्तमान में बेबी रानी मौर्य, प्रथम ये हैं श्री मार्गरेट अल्वा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, श्री बोल रहा हूँ मैं, श्रीमती, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। तो आप खुद ही देखिए कि ऑप्शन इस तरह से आयोग भी पूछता है और NT का एग्जाम है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पीरी वाला है, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है? यक्ष, नाग, खासी या फिर किन्नर? अब आपने खासी, गारो, जयंतिया ये भी बिल्कुल देखते ही पहचान लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल टिक कर दिया होगा। बाकी किन्नर है, नाग है, यक्ष है। अगला क्वेश्चन है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था? खुड़बुड़ा, ये भी दोस्तों कई बार मैंने बताया है, खुड़बुड़ा 1800 में, 1804, 1710, 1805। अब ये ऑप्शन भी खुद ही देखिए आप, 1710 बहुत दूर का है, 1800, 1804, ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन नंबर बी 1804 करेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी। प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गए थे 14 मई 1804 की बात है। अगला क्वेश्चन है 1946 में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? PC जोशी, पूरनचंद जोशी, मानवेंद्र शाह, बद्रीदत्त पांडे या फिर श्रीदेव सुमन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1946 में की थी BD पांडे ने, बद्रीदत्त पांडे ने, और PC जोशी ने 1952 में, ये भी बना था अभी एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर होगा BD पांडे 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग, यानी कि अलग प्रशासनिक जो जिले बनाने की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है संगौली की संधि हुई थी 1800 में, 1803 में, 1805 में, फिर 1815 में? ये दोस्तों यही ऑप्शन यहाँ पर कुछ बदल के लगा दिए बस। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1815, और 1816 मार्च 1816 में इसको स्वीकार किया गया था। ऑप्शन आप खुद ही देखिए, आयोग ने खुद ही इस तरह से दिए हुए हैं। अब आजकल इस तरह से नहीं मिल रहा कि जैसे चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद्र या फिर थोरचंद्र, तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिल रहे, पहले तक होता था इस तरह का, लेकिन अब आयोग खुद ही इस तरह के क्वेश्चन से दूर रह रहा है जो जहाँ विवाद रहता है। अगला क्वेश्चन है चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, कल्याण रावत या फिर गौरा देवी?
तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बार बताया हुआ है। और एक जो उत्तराखंड पुलिस ने आजकल जो मिशन चलाया हुआ है वो भी आप बताएगा। जो 2 क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क के हो गए, बात करते हैं फिर जो इसके बाद जीके आएगा, फिर हिंदी। अगला क्वेश्चन है परमार वंश या पवार वंश का संस्थापक कौन है? जगतपाल। जगतपाल वही जिन्होंने कि 1000 गायों का दान किया था कुमाऊं में, और स्वर्ण काल भी इनको काल के कहा जाता था, इनके काल को जगतपाल के। कनकराव, कनकपाल, अजयपाल। तो अजयपाल तो बात के हैं, तो राहुल सांगरत्यान ने हालांकि माना है कि जयपाल संस्थापक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कनकपाल। कनकपाल, तो परमार वंश के संस्थापक कनकपाल, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये तो उत्तराखंड का क्वेश्चन हमारे 40 हो गए हैं पूरे, और अब चलेंगे हम जीके की तरफ, फिर उसके बाद हिंदी, तो बने रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जीके की। अगला क्वेश्चन हमारा, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला चरम पर थी? चरम पर थी अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर टिक भी लगा हुआ है, तो ये जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल के निक्षेपण से निर्मित आकृति है बिलियन रंध्र, घोल रंध्र, स्टेलेक्टाइट और या फिर गुफा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेलेक्टाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर टिक भी पहले से लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार नीति 2015-20। तो ये छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है। अभी दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पेपर में भी ऐसा होता है कि एक तरफ इंग्लिश रहेगी, एक तरफ हिंदी रहेगी। इसी तरह से आपका एग्जाम में भी रहता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इस तरह से इंग्लिश यहाँ से करेगा, या फिर हिंदी से हिंदी पेपर। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में। संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्चता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका, संविधान की। तो संविधान सबसे पहले, तो संविधान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में मंत्री को जाना जाता था, ये यहाँ पर पूछा गया है। रत्निन, आमात्य, मंत्री या फिर प्रधान। तो मंत्री को जाना जाता था आमात्य, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। नहीं, आमात्य नहीं, रत्निन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रत्निन, ऑप्शन नंबर ए। मंत्री को उत्तर वैदिक काल में जाना जाता था रत्निन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों का पालना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अन्न देश, मध्यपिंड, तैथित सागर या फिर भूसन्नति। तो इसका सही उत्तर है भूसन्नति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, अब ये भी दोस्तों सामाजिक प्रगति सूचांक SPI, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसका उत्तर 93 होगा, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साधन सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? असयोग, उपवास, युद्ध या फिर हड़ताल। तो इसमें से युद्ध नहीं होगा, क्योंकि बाकी ये होंगे असयोग होगा, उपवास होगा, हड़ताल होगा, तो यहाँ पर युद्ध नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति को जाना जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है कि मनुस्मृति को जाना जाता है धार्मिक पुस्तक, हिंदू विधि पुस्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू विधि पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति को। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति को हिंदू विधि पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कि ये भी बहुत बार बनता है एग्जाम में प्रश्न। निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर विनिर्माण क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल 43 का सही, तृतीयक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये यहाँ पर पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बनेगा। अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 52 भी, 50 है या फिर 53 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। यहाँ पर टिक भी लगा हुआ है, तो आपके लिए बिल्कुल आसानी हो रही होगी। तो अनुच्छेद 51A बिल्कुल आपके मन में भी उत्तर आ रहा होगा, तो 51A में है मौलिक कर्तव्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का नेता कौन था? ये भी बहुत बार बनता है। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, हरदयाल, BD सावरकर। तो इसका सही उत्तर लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश सिक्किम को। अब आप खुद देखिए, दूर दूर के ऑप्शन है, सिक्किम पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र गुजरात को, केरल तमिलनाडु को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, व्युत्क्रम या फिर प्रत्यक्ष आनुपातिक।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसदीय शासन प्रणाली का कौन सा गुण नहीं है? ये यहाँ पर पूछा गया है। उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय, कार्यपालिका तथा विधायिका में सहयोग, या फिर लचीली सरकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सांची पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1814, 1914, 1714 या फिर 1614। तो सभी में 14 लगा रखा है, लेकिन जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1914। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक 1914 में प्रकाशन इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन, मावरी, पिग्मी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुशमैन, बुशमैन। अब दोस्तों ये जिनका पेपर है, आप सोच रहे होंगे कि सभी में टिक लगा रखे हैं, लेकिन इनका पेपर अच्छा गया होगा, तो अच्छा गया होगा, इनका सिलेक्शन भी इसमें हुआ होगा। तो इसमें लगभग पेपर में टिक लगे हुए हैं सारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्यता क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार, मजदूरी तथा कीमत निश्चित, या फिर मौद्रिक मजदूरी वास्तविक मजदूरी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मजदूरी और कीमत निश्चित। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंश नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतांत्रिक गणतंत्र, संघवाद। तो आपने संघवाद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बाकी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, लोकतांत्रिक गणतंत्र ये सभी हैं, तो यहाँ पर संघवाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव किस वर्ष से रखी? 1951, 1953, 1957 या फिर 1955। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की नींव रखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर आपको उत्तराखंड का देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न है, उत्तराखंड के सतोपंथ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? अभी भी ये बताया था मैंने, इसके बारे में भी आया था अभी। गंगा, मंदाकिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा। ऑप्शन नंबर सी, सतोपंथ ताल से अलकनंदा नदी निकलती है। तो ये बहुत बार आप इसको पढ़ चुके होंगे, अब तो खैर बिल्कुल आसान हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रीय आय की सही मापक क्या है? तो ये यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनएनपी और माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा, सीधे सीधे ये भी बनेगा एग्जाम में। तो अच्छा क्वेश्चन है, एनएनपी और माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय की सही मापक ये है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्न में से किया गया? मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल सही है। 36 से लेकर ये 51 तक है, और समान नागरिक संहिता से गोवा ये 44 में है, अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धम्म था। ये यहाँ पर आपको बताना है, अशोक का धम्म था बौद्ध धर्म के सिद्धांत, चार वाग दर्शन, या फिर धार्मिक नीति, या फिर सभी धर्मों से ली गई आचार व्यवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी धर्मों से ली गई आचार व्यवस्था, अशोक का धम्म। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमाबद्ध है? तो आप खुद ही समझ गए होंगे, इतने जैसे यहाँ पर आसाम दिया हुआ है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खैर उत्तराखंड तो 2 ही राज्य है, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। लगभग 9 राज्यों के साथ ये बनाता है अपनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति आरंभ हुई। अब 1857 में तो हुई थी, पर डेट यहाँ पर आपसे पूछी गई है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, 10 मई, 13 मई, 18 मई या फिर 26 मई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मई 1857 को। ये जो 1857 क्रांति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन शाला कहाँ स्थापित की गई? बरौनी, डिगबोई, कोयनी या फिर बोकांग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिगबोई। कहाँ है? असम में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, भारत में सर्वप्रथम तेल परिशोधनशाला डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, युद्ध हेतु व्यय है धन का दुरुपयोग, निवेश, बलात् व्यय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बलात् व्यय। युद्ध हेतु व्यय है तो बलात् व्यय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत है? विकासवादी सिद्धांत। अब ये लगा होगा कि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी कुछ बनते हैं एग्जाम में, घबराए नहीं ना, आप छोड़ भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो खासतौर से अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो आसानी से कुछ उत्तर सही कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत है फिर दैवी सिद्धांत। तो दैवी सिद्धांत ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तबकात नासिरी के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उल सिराज, अलबरूनी, शेख जमालुन या फिर बरनी। तो जियाउद्दीन बरनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनहाज उल उस सिराज। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है WTO। ये भी दोस्तों लगभग बहुत बार एग्जाम में बनता है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन कहाँ स्थित है? हेग, वाशिंगटन DC, जिनेवा, बीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995, डेट का उत्तराधिकारी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाता राष्ट्रीय आय माप की सामाजिक लेखांकन विधि में सम्मिलित नहीं होता है? बचत खाता, पूंजी खाता, उत्पादन खाता, फिर शेष विश्व खाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही, बचत खाता राष्ट्रीय आय माप की सामाजिक लेखांकन विधि में सम्मिलित नहीं होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपने थंबनेल में देखा हुआ स्टार्टिंग में जो, और उत्तराखंड के क्वेश्चनों के साथ ये क्वेश्चन आ गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 1992 में, 93 में, 94 में, 95 में। ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम बनता है। 1993 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 1993। तो दोस्तों ये हो गए जीके क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम हिंदी की क्वेश्चन की तरफ। तो हिंदी के भी दोस्तों बिल्कुल इसमें लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और निराला की यहाँ पर पहला प्रश्न है, निराला की बादल राग कविता, यानी कि निराला कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम है, महाप्राण भी बोला जाता है इनको। निराला की बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? बहुत बार ये भी बना है, उत्तराखंड के LT एग्जाम में बना प्रश्न, समाज सहायक समाज कल्याण अधिकारी में बना प्रश्न, और भी बहुत बार बना प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में। तो ये बना है प्रश्न 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में, 6 खंडों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा निराला की जो बादल राग कविता है वो 6 खंडों में। 6 खंडों में। पहली बात तो है कि बादल राग कविता किसकी है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तब आप बताएंगे निराला की, और ऑप्शन होंगे आपके सामने। तो 6 खंडों में है बादल राग कविता निराला की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से राजभाषा का प्रावधान किसमें है? ये भी बिल्कुल धांसू क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बनता है। 243 से 255, 343 से 350, थोड़ा सा एक कम कर दिया इसने, वरना ये उत्तर सही हो जाता। 340 से 355, इसका सही उत्तर हो जाएगा 343 से 351 तक। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, 343 से 351 तक। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, चाहते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा पेपर अभी तक आपको वीडियो देखने के बाद कि क्वेश्चनों का लेवल अच्छा है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे हैं, आपका जो आत्मविश्वास है उसमें भी वृद्धि हो रही होगी, क्योंकि अगर आप देखते इसका उत्तर सही कर ले रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता है उन्हें कहते हैं? अविकारी, सकर्मक, क्रियापद या फिर कृतवाच्य। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं? आज आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल आज तो मज़ा ही आ गया इस पेपर को देख के। तो ये क्योंकि सभी एग्जाम में पूछे गए तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, आपके सामने सिर्फ लेके आया हूँ मैं, और अच्छा लग रहा होगा तो आप बिल्कुल, अगर आपको आ रहे होंगे तो क्वेश्चन, क्योंकि जितनी बार पढ़ो उतना कम है वैसे, पर अगर आपको आ रहे तो बहुत अच्छी बात है। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं? निपात, धातु, अव्यय या फिर योजक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धातु। धातु, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं धातु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गंगोदक में कौन सी संधि है? तो ये एक मात्रा इस तरह की दिग्गी, तो सीधे सीधे गुण संधि। 2 मात्रा दिग्गी तो सीधे सीधे ट्रिक के माध्यम से वृद्धि संधि। य व कोई ना कोई अधूरा शब्द तो यण संधि। दीर्घ संधि में आ, बड़ा ऊ, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, ये दीर्घ संधि। तो ये गंगोदक में गुण संधि, सीधे सीधे 2 मात्रा दिखे, सीधे सीधे वृद्धि संधि आप कर सकते हैं। यण संधि में कोई ना कोई अधूरा शब्द और यो, तो इसका उत्तर गुण संधि, गंगोदक। गंगोदकम यहाँ पर पूछा, गंगोदकम। अगला है, पथ के साथी संस्मरण। बिल्कुल इसे याद रख लेगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर बनेगा। पथ के साथी
संस्मरण है, ये पथ के साथ ही ये विधा की रचना भी आपको मिलेगी। तो एक तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। बनारसी दास चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र, जैनेन्द्र गुप्त, महादेवी वर्मा। तो सिलेबस में कौन है? महादेवी हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पथ के साथी किस विधा की रचना है? संस्मरण। इस तरह से जो भी ऑप्शन बनेंगे, उपन्यास जो भी है, कविता, कहानी, जो भी ऑप्शन बने, लेकिन एक तो संस्मरण आपका अच्छा बन गया, कहानी ऑप्शन बनेगा इस तरह से, तो संस्मरण है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, पथ के साथी महादेवी वर्मा किसकी रचना है? पथ के साथी महादेवी वर्मा, पथ के साथी संस्मरण है। जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी। यहाँ से तो प्रश्न आपको ये बनते हैं एग्जाम में। आयोग भी हर बार इनसे पूछता है, कभी कुछ कौन सी रचनाएं पूछ दी, कभी किसी एग्जाम में कौन सी पूछ दी। आप भी इतने पेपर मैंने आपको दे दिए हैं। हर एग्जाम में अलग अलग इनसे क्वेश्चन देता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्तिकाल, इसमें कोई शक नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल धांसू है और बिल्कुल आप इसे ये क्योंकि बनेगा लेवल का क्वेश्चन है। और आपका जो एग्जाम है दोस्तों, जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, उत्तराखंड पुलिस में भी लाखों लोग तो नहीं, मतलब लगभग कि बहुत लोग फॉर्म भरेंगे उनमें, उसमें भी जैसे जो रिकॉर्ड तोड़ बीडीओ, बीपीडीओ, तो वहाँ आपको इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। क्योंकि 2 लाख आपने, जैसे मैंने बताया था कि जैसे संवाद आया था 2,16,000 कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो इसमें से सब लगभग कि 854 फाइनल जिनका चयन होगा, जिस रिजल्ट आएगा उसमें। लेकिन आयोग ने इतने बाहर करने, लेकिन पेपर देखिए कि आप पेपर ठीक ठाक लेवल का बनेगा और 70 नंबर इसमें आपके लगभग आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। 70 से ऊपर तो इतनी ही मेरिट इसमें रहने की पूरी चांस है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो ज़्यादा, क्योंकि पेपर ठीक ठाक लेवल का बनेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें फॉर्म भरा है। और हो सकता है कि इसमें आपका 2 या फिर 3 शिफ्ट में पेपर हो, क्योंकि संभव नहीं है इतने पेपर को। जैसे आपने फॉरेस्ट गार्ड का देखा होगा, उसमें जैसे कि 1.5 लाख 1,56,000, लेकिन पेपर दे ना दे, लेकिन आयोग को तो जितने छात्रों ने फॉर्म भरा है, जितने कैंडिडेट ने, उन सबके लिए व्यवस्था करनी होती है। तो इसलिए 2 या 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है। 1 शिफ्ट में शायद मुश्किल है एग्ज़ाम होना। फिर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल होगा। अभी इस बारे में जो अपडेट आएगा, लेकिन अभी मैं अपने अनुमान से कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ऐसा। तद्धित प्रत्यय कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के जुड़ने वालों को, विशेषण, क्रिया, विशेषण और सर्वनाम शब्दों से, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर संज्ञा, विशेषण और क्रिया, विशेषण शब्दों के जुड़ने वालों को। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ने वालों को कहते हैं तद्धित प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? 343 फर्स्ट, 517 3, 334, 443। अब आप खुद ही देखिए ऑप्शनों को। 343 ए बिल्कुल सही। मैं इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन देखिए, उम्दा शब्द का अर्थ है बुरा, अच्छा, गलत या फिर इनमें से कोई। तो उम्दा ही जो होगा, तो उम्दा इसमें जो उत्तर दिया गया था, सही उत्तर ये गलत दिया गया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोपहर शब्द में समास है, जहां पर दोस्तों नहीं गलत जगह लग, सही जगह टिक लग गया, अपने आप ही देखिए, द्विगु हो जाएगा इसमें, द्विगु। क्योंकि दोपहर जैसे संख्यावाची जहां पर आए ना, वहां पर हो जाएगा द्विगु। द्वंद्व में जैसे भाई बहन, माता पिता, डैश आए तो द्वंद्व। तत्पुरुष समास की पूरी फैमिली, कर्मधारय है जो के समान। तो इसका सही उत्तर दोपहर, तिरंगा और सप्तऋषि, इस तरह जो होते हैं द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जहाज का पंछी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेगा। जहाज का पंछी उपन्यास से इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, यशपाल या फिर मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहाज का पंछी, इलाचंद जोशी, जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, अल्मोड़ा से संबंधित हैं। 1902 में इनका जन्म हुआ था। सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका इन्होंने निकाली थी। तो बहुत सारा कुछ है इनके बारे में। जहाज का पंछी क्या है? उपन्यास है। तो विधा की रचना भी यहाँ पर मिल गई, उपन्यास है जहाज का पंछी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा की दृष्टि से भारत के कितने राजभाषा की दृष्टि से भारत कितने राज्यों में विभक्त है? 3, 11, 5 या फिर 7? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 7। राजभाषा की दृष्टि से भारत 7 राज्यों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, इतवारी पत्रिका का संबंध क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओम थानवी, ओम थानवी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। ओम थानवी हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकी भी रचना, इनके बारे में भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पेपर सेट। अगर आपने देखा होगा कितना क्वेश्चन आपको आ रहे थे, तो 100 में से आपका स्कोर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते अगर आप
किसी आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन्हें इस वीडियो को एक आप शेयर भी जरूर कर सकते हैं। कोई ग्रुप है आपके पास तो वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा। बाकी मिलेंगे कल को एक नए धमाकेदार वीडियो में, जो हर रोज़ हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने थे, तो उनका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। एक था चिपको आंदोलन वाला और एक था जो उत्तराखंड पुलिस ने अभी जो मिशन चला रखा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल को, बाय बाय।